नजीन, जो क्लेम और होप थी मिडिल ईस्ट में रीजन के अंदर एक स्टेबिलिटी और सीज फायर के हवाले से, एक परमानेंट और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के हवाले से, वो तो अब फेल हो चुकी है। और खासकर जो अभी सिक्योरिटी काउंसिल में जो अमेरिका ने एक न्यू गजा प्लान लेकर आए हैं और जो वो प्रेशराइज कर रहे हैं, तो पहले भी उम्मीदें कुछ ज्यादा नहीं थी, लेकिन बहरहाल एक नया सिनेरियो डेवलप हुआ कि सीज फायर हुआ, ट्रंप कह रही है पीस हो रहा है, इंटरनेशनल फोर्सेज आ रही हैं, तो ये एक नया फेज था, एक नया आप कह लें कि एक चैप्टर था कि जिसमें ये चीजें बयान की जा रही थी कि शायद कोई रेजोल्यूशन जब यहां पर हो जाए। अब वो तो फारे हो गया, यानी रीजन में भी कोई अमन शांति सुकून नहीं होने जा रहा। कभी लो स्केल बॉम्बिंग होती रहेगी, दरमियान में फुल स्केल अटैक शुरू हो जाएंगे, कभी ईरान जंग शुरू हो जाएगी, कभी कुछ हो जाएगा, तो ये जंग यहां पर नहीं रुकने जा रही। दूसरी तरफ जो आलमी मंजरनामा है वो तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा खौफनाक सतह के ऊपर एस्केलेट हो चुका था और अब वहां पर भी मजीद एस्केलेशन जब होने जा रही है। ऐसा लग रहा है कि एक लार्ज स्केल ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट से अब दुनिया का जो रिवर्सल है वो ऑलमोस्ट इंपॉसिबल हो चुका है। ग्लोबल पावर जो है वो अब आपस में टकराने जा रही हैं, ये ऐसा लग रहा है। अमेरिका से थोड़ी देर पहले ये खबर सामने आ रही है कि अमेरिका ने एक बहुत बड़ा ऑर्डर दे दिया है। अमेरिका ने ये ऑर्डर किया है कि 1 मिलियन ड्रोन जो है वो प्रोड्यूस किया जाए और अमेरिका जो है वो बहुत पीछे रह गया ड्रोन्स की प्रोडक्शन के अंदर। चाइना और रशिया बहुत आगे निकल गए हैं, तो अमेरिका को इसमें अब महसूस हुआ है कि ड्रोन वॉरफेयर में वो पीछे हैं। 1 मिलियन ड्रोन वो प्रोड्यूस करने जा रहे हैं, आप अंदाजा लगा लें। साथ ही कुछ घंटे पहले जो उनके सेक्रेटरी ऑफ वॉर हैं उन्होंने ये कहा है कि हम जंगों के लिए प्रिपेयर अपने आप को कर रहे हैं। जो वॉर कॉलेज है उसमें उन्होंने ये बात की है स्पीच के दौरान कि हम जंगों के लिए बाकायदा तैयारी कर रहे हैं। इस बात को उन्होंने कंफर्म किया। और जर्मनी से क्या खबर सामने आ रही है? जर्मनी से आज खबर यह है कि जर्मनी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद और जब से वो नेटो का मेंबर बना है, पहली बार इतनी बड़े नंबर्स के अंदर नेटो फौज वहां पर आ रही है। 8 लाख नेटो ट्रूप्स जर्मनी आ रहे हैं और जर्मनी में इसके लिए लार्ज स्केल प्रिपरेशन शुरू हो गई हैं। जाहिर है कि लॉजिस्टिक्स और उनको होस्ट करना, 8 लाख, ये किसी भी मुल्क में सबसे ज्यादा नेटो ट्रूप्स होंगे और ये वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़े नंबर्स के अंदर यहां पर उनकी मौजूदगी होगी। तो जर्मनी में इतना बड़ा बिल्डअप, 8 लाख फौजें नेटो की, वो इतना बड़ा बिल्डअप वहां पर करने का मकसद क्या है? तो जाहिर है कि ये एक लार्ज स्केल कॉन्फ्लिक्ट जो है रशिया के साथ करने की यहां पर भरपूर तैयारी जो है वो की जा रही है। तो इसलिए लग रहा है कि अब ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर मामलात आलमी सतह पर जब चले गए हैं। और नॉर्थ कोरिया के हवाले से अमेरिका की स्टेटमेंट आई है कि रीजन में हम हाई अलर्ट हैं। पैसिफिक के अंदर अमेरिकन फौजें जो वो हाई अलर्ट हैं। जापान की प्राइम मिनिस्टर ने यह स्टेटमेंट जारी की है कि अगर चाइना ताइवान पर हमला करता है तो फिर हमारी फौजें जो इंटरवीन करेंगी। तो उधर ईरान के थादी, रशिया, चाइना, ईरान खुद ये एक बड़ी तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले मैं ईरान को चाइना की क्या सपोर्ट पहुंच रही है और चाइना जो है वो एक बड़ी ताकत के तौर पर किस तरह इमर्ज कर रहा है और अमेरिकन हेजेमनी को वो चैलेंज कर रहे हैं, ये मैं आपके साथ शेयर करता हूं। रोज चाइना कुछ ऐसा कर रहा है कि उनकी हेजेमनी चैलेंज हो रही है। 2 दिन पहले ये खबर सामने आई कि चाइना ने अपना पहला ट्रेनर एयरक्राफ्ट जो है वो बना लिया है, फर्स्ट चाइना मेड। उससे पहले जो उनके पास थे उसमें वेस्ट के कंपोनेंट्स जो वो शामिल थे, इसलिए वो फ्रीली उनको ट्रांसफर नहीं कर सकते थे। अगर उन्होंने ईरान को ट्रांसफर करना होता तो फिर उनको वेस्ट से इजाजत लेना पड़ती, इसलिए वो ट्रांसफर नहीं हो सकते थे। तो अब जो है वो चाइना ने पहला बना लिया, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और आज क्या खबर सामने आ रही है? आज ये खबर है कि चाइना का 3rd एयरक्राफ्ट जो है, एयरक्राफ्ट कैरियर जो है, वो इन सर्विस उन्होंने आज शामिल कर लिया। बीजिंग कमीशन्ड 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर, फर्स्ट वन मेड इन चाइना। दुनिया में जो इकलौती ब्लू वाटर नेवी है वो अमेरिका की है, जिसके पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और इस रेस में जो दूसरे नंबर पर पीछे पीछे आ रहा है वो चाइना है। आज उन्होंने 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर जब वो बना लिया है और ये पहला कंप्लीटली चाइना मेड है। इससे पहले जो उनके पास है उसमें कंपोनेंट्स आगे पीछे चीजें हैं वो भी चाइना के, लेकिन उसमें तो ये फर्स्ट चाइना मेड एयरक्राफ्ट कैरियर। और अब उनके पास जब वो 3 हो गए, चाइना नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट कैरियर एंटर्स इन सर्विस, द गार्डियन। चाइना लेटेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर एंटर्स सर्विस टू एक्सटेंड रीच इनटू हाई सीज। तो अब जापान की ताकत तो जाहिर है, मतलब चाइना बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहा है। चाइना लॉन्चेस 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर एज ट्रंप मॉक्स देयर टेक। उधर ट्रंप जो है उन चाइना का मजाक बना रहा है कि उनकी टेक्नोलॉजी तो कुछ भी नहीं है। तो बहरहाल सबको पता है कि कौन ये टेक्नोलॉजिकल रेस जीतने जा रहा है। और खुद एनवीडिया के सीईओ ने ये कहा कि चाइना जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रेस जीतने जा रहा है। 80,000 टन का ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, यहां से J-35 ये सारे जब लॉन्च किए जा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी पावर है जो ये हासिल कर रहे हैं। जापान ऑलरेडी नर्वस अबाउट बीजिंग ब्लू वाटर एम्बिशंस। चाइना जो है वो ब्रॉडली और रैपिडली अपनी मिलिट्री पावर को बढ़ा रहा है। अच्छा, अब देखें, चूंकि जापान की कॉलोनी रहा है चाइना
जापान और चाइना के ताल्लुकात बहुत ज्यादा तल्ख हैं। यानी जापान ने कॉलोनाइज कर लिया था ना चाइना को, और वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर फिर ये सारा मामला खत्म हुआ है। तो जिस दिन जापान का सरेंडर हुआ है उसे चाइना जो है वो विक्ट्री डे के तौर पर जब वो मनाता है, और इसलिए आपने तो देखें 1 सेंचुरी के बाद दुनिया कहां पर खड़ी है। पिछली सेंचुरी में यूरोपियंस चाइना को कंट्रोल कर रहे हैं, जापानीज चाइना को कंट्रोल कर रहे हैं। आज वही चाइना इतनी बड़ी ताकत बनकर आ गया कि खुद जापान परेशान है, खुद यूरोप परेशान है कि करना क्या, और सबसे बढ़कर अमेरिका परेशान है। अच्छा, इसके साथ देखिए कि चाइना ईरान की मदद को आ गया है। हमने आपको बताया था कि ईरान के अंदर सीवियर वाटर क्राइसिस जो पैदा हो चुका है, ठीक है ना, और हमने आपको बताया था कि इसका ताल्लुक बराह रास्त जंगों के साथ है। जैसे सीरिया में वाटर क्राइसिस पैदा हुआ, डिजर्टिफिकेशन हुई। डिजर्टिफिकेशन उस अमल को कहते हैं कि आपकी जो फर्टाइल लैंड है वो सहराई जमीन जब वो बन जाती है। तो सीरिया का जो कोलैप्स है उसमें डिजर्टिफिकेशन का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि एक तो लोग डिस्प्लेस हुए और इकोनॉमी उससे डैमेज हुई। तो ईरान के प्रेसिडेंट ने कहा कि हमें तेहरान खाली करना पड़ सकता है अगर ये डिजर्टिफिकेशन खत्म ना हुई। तो आज खबर ये सामने आ रही है कि चाइना ईरान की मदद को पहुंच गया है डिजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए। चाइना के बारे में अगर आपने सुना है तो चाइना ने वो टेक्नोलॉजी उनके पास है और वो प्रैक्टिकली इसको वहां पर अप्लाई कर रहे हैं। वो अपने जो बड़े बड़े सहरा हैं उनको खुशहाल और फर्टाइल और सब्जे के अंदर जब वो तब्दील कर रहे हैं। तो चाइना ने कहा है कि हम ईरान की मदद को आ रहे हैं। ईरान चाइना टू डेवलप कॉपरेशन ऑन कंबैटिंग डिजर्टिफिकेशन, ये उनका मुआहदे तय पा रहे हैं। सीवियर वाटर क्राइसिस है और ये लॉन्ग टर्म जो स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन है ये उसका हिस्सा है। अब मुझे बताइए कि वाटर क्राइसिस का स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन से क्या ताल्लुक है? भाई स्ट्रेटेजिक तो हमें ये समझ आता है, इकोनॉमिक है, मिलिट्री कॉपरेशन। तो ये वाटर क्राइसिस और स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन, तो जंगे नाज़रीन सिर्फ ये नहीं होती कि जब मिलिट्रीज आपस में आकर लड़ती हैं। मिलिट्रीज जब आपस में आकर लड़ती हैं तो वो आखिरी स्टेप होता है, उससे आगे कुछ नहीं होता। तो ये जो उससे पहले हो रहा होता है, जो ईरान के साथ हो रहा है, ये जंग ही है। जो ईरान के ऊपर सैंक्शन लगी हैं, जो उनकी इकोनॉमी को कोलैप्स करने की कोशिश की जा रही है, जो उनको डेमोनाइज करने की कोशिश की जा रही है, जो उनके खिलाफ प्रोपेगेट करने की कोशिश की जा रही है। तो अगर ईरान में डिजर्टिफिकेशन होती है, जो मैंने सीरिया से आपको मिसाल भी दी, तो उनकी इकोनॉमी डिस्टर्ब होगी। तेहरान खाली होगा तो कितने बड़े क्राइसिस और मसाइल आएंगे। तो ये ईरान के लिए जरूरी है कि इस मसले का हल किया जाए। ये उनकी नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। तो इसलिए चाइना फौरी जब वहां पर पहुंचा है। तो अब ये आप तस्वीर देख सकते हैं, यानी कैसे सहरा को जब वो सब्जे के अंदर वो तब्दील कर देंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है कि चाइना किस तरह एक एक चीज के ऊपर ईरान के साथ खड़ा है। और ईरान के डिफरेंट ऑफिशियल जो हैं वो स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं ट्रंप के खिलाफ, चूंकि ट्रंप ने एडमिट किया है कि ईरान पर हमला उसने करवाया। तो ये जो उनके फॉरेन ऑफिस के जो स्पोक्स पर्सन हैं उन्होंने कहा कि मार्को रूबियो ने 13 जून 2025 को यह स्टेटमेंट जारी की थी कि जो इजराइल ने हमला किया है ईरान पर, यह यूनिलैटरल है, इसमें अमेरिका शामिल नहीं है। तो अब जो है वो ट्रंप ने इसको एडमिट किया, जिससे यह साबित हुआ कि मार्को रूबियो और अमेरिका ने जब वो झूठ बोला एंड दे वर पार्टिसिपेंट के जो ईरान के खिलाफ जब अग्रेशन हुआ है। और अमेरिका का जो झूठ है वो बिल्कुल बेनकाब हो गया है और अमेरिका को जब वो अकाउंटेबल ठहराया जाए, ये सारी बात जब वो कर रहे हैं। तो असल बात यह है कि जो भी इजराइल करता है वो अमेरिका की मर्जी के साथ होता है, अमेरिकन परमिशन के साथ होता है। अमेरिका इजराइल के साथ है, वो कोई थर्ड पार्टी नहीं है। तो इसलिए जब तक फलस्तीनी कॉज के ऊपर डोमिनेंस है अमेरिका की, तब तक ये मसला हल नहीं होगा। जब तक कोई तीसरी पार्टी इसमें शामिल नहीं हो जाती जो ऑनेस्ट ब्रोकर हो, तब तक ये मसला जब हल नहीं होगा। इसलिए अमेरिका 60-70 साल में ये मसला हल नहीं करवा सका। अच्छा, अमेरिका के अंदर एक भरपूर जंग इस वक्त जारी है और उसका नतीजा आपने इलेक्शन में भी देखा। और उसके बाद इजरायली लॉबी जो है वो और ज्यादा वसाइल और ज्यादा पावर, 26 बिलियनर्स जो कि मेजॉरिटी इनके बिलियनर्स हैं, उन्होंने जोहरान ममदानी खिलाफ फंडिंग की और आखिरी वक्त में बोरियों के मुंह खोल दिए, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर झोंक दिए। तो अब वो बिलियनर्स और ज्यादा पैसा लगाने जा रहे हैं। अब जो हॉलीवुड के बड़े एक्टर्स हैं जिन्होंने फलस्तीन के लिए आवाज उठाई है, उनके खिलाफ यह तैयारी की जा रही है कि उनको किसी फिल्म का हिस्सा न बनाया जाए और उनके बिल्कुल करियर जो है वो खत्म कर दिया जाए। डेली मेल, हॉलीवुड ए लिस्टर्स यानी ए कैटेगरी के एक्टर्स जो हैं मे बी ब्लैक लिस्टेड फॉर एंटीसेमिटिज्म अंडर पैरामाउंट न्यू एंटी वर्क लीडरशिप। पैरामाउंट आपको पता है सबसे बड़ा उनका स्टूडियो है, सबसे बड़ा प्रोडक्शन हाउस है। अब ये जो पैरामाउंट है ये एक शख्स ने खरीद लिया है और उस शख्स का नाम है लैरी एलिसन। लैरी एलिसन जो है उस वक्त दुनिया का सबसे अमीर तरीन शख्स है, इसके एहसास से जब वो इलोन मस्क से भी ऊपर चले गए। तो लैरी एलिसन वो है जिसने टिकटॉक खरीदा है और ये वो है जिसका सीबीएस न्यूज और बाकी बहुत सारे चैनल्स इसकी मलकियत हैं, ठीक है ना। तो ट्रंप के बहुत ज्यादा करीब है और ट्रंप की कैंपेन के अंदर बहुत ज्यादा फंडिंग लैरी एलिसन ने की है। अब इन्होंने पैरामाउंट जब वो खरीद लिया है, तो अब ये नई क्या पॉलिसी लेकर आ रहे हैं, वो हॉलीवुड के एक्टर्स, अमेरिकन
जिसमें वो अदाकार भी शामिल है जिन्होंने हल्क का किरदार जब अदा किया है। तो इस तरह के बड़े ए लिस्ट के जो एक्टर्स हैं उनको ब्लैक लिस्ट करने जा रहे हैं। आप जरा अंदाजा करें, तो असल में ये 15, 20, 30 बिलियनियर्स ही हैं जो अमेरिका में ये कंट्रोल कर रहे हैं सारी पावर को। लेकिन ये सारे इकदाम भी अब उस सुनामी को रोक नहीं सकते जो आ चुका है, क्योंकि बुनियादी बात ये थी कि चीजें खुफिया थी, अब वो खुफिया नहीं है। यानी अब इन एक्टर्स को वो ब्लैकलिस्ट करेंगे तो ये एक्टर्स खामोश बैठे रहेंगे, या इनकी आवाज को दबाया जा सकेगा, या अमेरिकन नहीं देखेंगे कि उनके स्टार्स के साथ जो है वो क्या हो रहा है। एंटीसेमिटिज्म को अब कौन मानता है वहां पर? सबको पता है कि पीछे बात क्या है। ज़ोहरान हमदानी के खिलाफ इतनी बड़ी कैंपेन चलाई गई एंटीसेमिटिज्म की, उसका नतीजा क्या निकला? तो बुनियादी बात यह है कि लॉबी तो अपनी पॉलिसी जारी रखेगी, लेकिन इस सुनामी को अब किसी सूरत जब रोका नहीं जा सकता। फिर आप देखिए मरियम एडेल्सन, जो जब ट्रंप ने इजरायली पार्लियामेंट में स्पीच की तो वहां पर मौजूद थी, और ये मरियम एडेल्सन जो है वो है जिसने यरूशलेम को दारुल हुकूमत बनवाने में अहम किरदार अदा किया, और ये वो है जिसने गोलान हाइट्स को रिकॉग्नाइज करवाने में अहम किरदार अदा किया। ये यानी बहुत बड़ी ज़ायनिस्ट है और अमेरिकन नेशनल है, और इसके पास बहुत पैसा है, और ट्रंप की सबसे बड़ी, इस बार भी इसने $100 मिलियन की फंडिंग ट्रंप को की है इस बार भी। तो अब ये रिपब्लिकन कैंडिडेट हैं थॉमस मैसी, ये फलस्तीन के बहुत बड़े सपोर्टर बनकर सामने आए हैं। रिपब्लिकन, ये ट्रंप की पार्टी के, लेकिन फलस्तीन के बहुत बड़े सपोर्टर। तो अब इनको डी सीट करने के लिए मरियम एडेल्सन और बाकी जो ज़ायनिस्ट बिलियनर्स हैं उन्होंने फंडिंग शुरू कर दी है इसको डी सीट करने के लिए। इजरायली पॉलिटिकल डोनर मरियम एडेल्सन विल लीड अ $20 मिलियन कैंपेन टू अनसीट रिपब्लिकन कांग्रेसमैन थॉमस मैसी। ट्रंप presses billionaires to pour $20 मिलियन into मैसी बैटल। अब ट्रंप के, चूंकि वो ट्रंप के ऊपर भी तनकीद करते हैं तो ट्रंप भी उनको पसंद नहीं कर रहे, तो अब ये 4-5 बिलियनर्स मिलकर, ज़ायनिस्ट बिलियनर्स मिलकर उसको डिसाइड करने की जब वो कैंपेन $20 मिलियन उस पर लगाने जा रहे हैं। ऑलरेडी मरियम ने $1 मिलियन इसके खिलाफ लगा भी दिए, इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के लिए पिछले 2-3 महीनों के अंदर। तो मीडिया उनके पास है, सिनेमा उनके पास है, ये सारे टूल्स उनके पास हैं जो कि अब अमेरिकन को पता चल रहे हैं कि भाई ये वो कैसे कंट्रोल करते हैं। तो ये एक लड़ाई है जो अमेरिका के अंदर जारी है, और इलेक्शन में ये बड़ी खुलकर आपको लड़ाई जो है वो नजर आई है। अच्छा, अब जरा देखिए दुनिया कैसे एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जा रही है। ग्लोबल पावर्स, इसके खतरात हैं कि वो बरह रास्त आपस में टकरा सकती हैं। अगर वो बरह रास्त आपस में नहीं भी टकराती तो फिर वो बहुत बड़ी प्रॉक्सी वॉर्स एक दूसरे के खिलाफ छेड़ने जा रही हैं। अमेरिका ने ऑर्डर दिया है कि वो ड्रोन को की जो प्रोडक्शन है वो $1 मिलियन करने जा रहा है, और अमेरिका जो वो मैसिवली एक्सपैंड करने जा रहा है अपनी ड्रोन प्रोडक्शन को, और उसने देखा है कि वो बहुत पीछे रह गया चाइना, रशिया, यूक्रेन से। तो विद इन आप कह लेंगे बहुत जितना फास्ट हो सकता है, और वो यूक्रेन के साथ ज्वाइंट प्रोजेक्ट्स भी करने जा रहे हैं ड्रोन प्रोडक्शन के हवाले से। और फॉर द फ्यूचर हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट्स, आगे बहुत बड़ी जंगें होने जा रही हैं जिसके लिए ये सारी तैयारी की जा रही है। सो यूनाइटेड स्टेट प्रिपेयर कर रहा है स्वीपिंग एक्सपेंशन, यानी ये नहीं कि वो 10,000 बना रहे थे तो अब 50,000 बनाएंगे, नहीं, वो 10, 20,000, 50,000 से 10 लाख ड्रोन है वो बनाने जा रहे हैं, और एक साल के अंदर वो मैक्सिमम 50,000 सिर्फ बना सकते हैं। इस वक्त उनकी कैपेसिटी ये है। तो वर्ल्ड वॉर जो दोनों हुई है नाज़रीन, उसमें जो प्रोडक्शन कैपेबिलिटी थी वो सबसे ज्यादा अमेरिका के पास थी। अमेरिका रोजाना कुछ 400-500 एयरक्राफ्ट डेली बना रहा था, ठीक है ना। इतनी ज्यादा प्रोडक्शन कैपेबिलिटी थी कि उसके सामने कोई टिक नहीं सका। जर्मन नहीं टिक सके, जापानीज नहीं टिक सके। तो ये जो प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है अब ये चाइना के पास चली गई है। इवन रशिया इस प्रोडक्शन के अंदर अमेरिका से आगे निकल गया, तो अब उनको ये मसाल पैदा हो रहे हैं। तो डिफेंस सेक्टर जो है केपेबल ऑफ टर्निंग आउट रफली 50,000 ड्रोन इस वक्त वो सिर्फ बना सकते हैं, लेकिन उनको 1 मिलियन ड्रोन है वो बनाने हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब खुद अमेरिकन इस बात को मान रहे हैं कि जो ट्रेडिशनल एयरक्राफ्ट हैं, यानी कि जो फाइटर जेट्स हैं F-35, F-16, ये वो सारे, इसके बारे में इलोन मस्क और बाकी लोग कहते रहेंगे ये इतने इफेक्टिव नहीं है। अब खुद पेंटागन ये मान रहा है कि वाकई ये इतने इफेक्टिव नहीं है, हमें ड्रोन्स बनाने चाहिए, और चाइना सबसे ज्यादा ड्रोन्स ही बना रहा है। तो रशिया, चाइना वो ऑलरेडी जो है बहुत बड़ी तादाद, लाखों की तादाद में ड्रोन्स है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अब ये कह रहे हैं कि भाई फाइटर जेट्स तो इफेक्टिव नहीं है, जो यूक्रेन में जिस तरह की जंग जारी है, ड्रोन्स इफेक्टिव हैं। इसलिए आप देखिए चाइना वो मुल्क है जिसने दुनिया का पहला ड्रोन कैरियर जो बनाया है, यानी उसमें ड्रोन लेकर वो कहीं भी जाकर लॉन्च कर सकते हैं, और उसकी थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर रेंज है। तो चाइना उस टेक्नोलॉजी में बहुत आगे जा चुका है जिसमें अब अमेरिका आगाज कर रहा है। और किस लिए आगे जंगें होने जा रही हैं वो खुद कह रहे हैं। अभी जो नेशनल कॉलेज ऑफ वॉर है उसमें कुछ घंटे पहले पैटी हेजिस से जो है उनकी स्पीच हुई है। उन्होंने कहा कि पेंटागन जो है वो तैयारी कर रहा है
अपनी इंडस्ट्रियल बेस को उस तरह से खड़ा कर रहा है टू अ वॉर टाइम फुटिंग, वॉर टाइम की सूरत हाल पैदा हो रही है। बिल्डिंग फॉर विक्ट्रीज, हम जंगें लड़ने जा रहे हैं और फाते होने जा रहे हैं। पैसा जो है वो इधर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट होगा और वॉर फाइटिंग एक्विजिशन सिस्टम जो है वो लॉन्च कर रहे हैं। तो ऑलरेडी सूरत हाल यह है कि अमेरिका वेनेजुएला को इन्वेड करने जा रहा है, ईरान के खिलाफ जंग की जो तैयारी कर रहा है, चाइना को वीक करने के लिए प्रॉक्सी वॉर, ताइवान का मसला, यूक्रेन के अंदर उसका रोल, तो ये सारा ऑलरेडी है। अच्छा, ये बात होगी। अब जरा आ जाइए जर्मनी के हवाले से क्या खबर है। जर्मनी प्लेस्ड एज नेटोज मेन ब्रिज हेड इन पोटेंशियल वॉर विद रशिया। उनके मीडिया की सारी रिपोर्ट्स हैं, जर्मनी रशिया के खिलाफ जंग होने जा रही है। जर्मनी मेन ब्रिज हेड और मेन होस्ट होने जा रहा है उस जंग का। अभी आप देखें जर्मनी के जो स्टेटमेंट्स हैं, उनके जो इरादे हैं, हालांकि ये बड़ी अजीब बात है, जर्मनी ने 2 आलमी जंगें लड़ी, दोनों में हारा, अब फिर वो एक तीसरी आलमी जंग जब लड़ने जा रहे हैं। अच्छा, पिछली 2 भी उन्होंने रशियन से लड़ी हैं, अब तीसरी भी वो रशियन से लड़ने जा रहे हैं। उनके मीडिया के मुताबिक जर्मनी इस वक्त प्रिपेयरिंग कर रहा है कि वो नेटो की जो सेंट्रल लॉजिस्टिकल हब होगी, जहां पर सबसे ज्यादा फौजें होंगी, जहां से वेपन्स और ये सारी जो लॉजिस्टिक्स हैं वो सारी जारी रहेंगी, और ये ईस्टर्न फ्लैंक में सबसे बड़ा ये मुल्क बनकर जब सामने आएगा। प्रिपेयर टू हैंडल लार्ज स्केल डिप्लॉयमेंट अमिड राइजिंग रीजनल टेंशंस। मतलब बेसिस देखें, 8 लाख ट्रूप्स को रखना कहां पर है, फिर उनकी लॉजिस्टिक सप्लाई कोई छोटा काम थोड़ी है, तो उसके लिए भरपूर तैयारी इस वक्त और तेजी के साथ जारी है। जर्मनी एज नेटोज की स्टेजिंग एरिया, 8 लाख ट्रूप्स हैं और उनके जो इक्विपमेंट्स हैं फ्रॉम नेटो कंट्रीज कुड बी डिप्लॉयड वाया जर्मनी एट शॉर्ट नोटिस। इस तरह की तैयारी की जा रही है कि मतलब विद इन शॉर्ट नोटिस फौरी इतनी बड़ी फौजें, और अभी अमेरिका के अलावा, यानी अमेरिका के अलावा यूरोप में किसी के पास यह ताकत नहीं है कि वो लाखों की फौज बहुत शॉर्ट नोटिस में डिप्लॉय कर सके। यानी जो ट्रांसफर है, जो लॉजिस्टिक सप्लाई है, फौज को ट्रांसफर करना है, इक्विपमेंट्स को ट्रांसफर करना है, वो सिर्फ इस वक्त अमेरिका कर सकता है, ना बर्तानिया कर सकता है, ना फ्रांस कर सकता है, और जर्मनी तो वैसे भी उतनी बड़ी मिलिट्री पावर है नहीं। ये ताकत इस वक्त सिर्फ अमेरिका के पास है। इसलिए अब अमेरिका यूक्रेन जंग से पीछे हट गया है, तो उनको लाले पड़ गए कि इसको हम जारी कैसे रखें। वो एक दूसरे की बेसिस तक इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर फ्रांस के जेट्स उड़ रहे हैं और जा रहे हैं जर्मनी, पोलैंड जा रहे हैं, तो वहां पर फ्रांस का क्रू मौजूद होना चाहिए, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर उस बेस पर होना चाहिए, तभी वो ऑपरेट कर सकते हैं। ये ताकत और कैपेबिलिटी सिर्फ अमेरिका के पास है, इनके पास नहीं है। तो ये अब तेजी से तैयारी कर रहे हैं कि फौरी फौजें कैसे डिप्लॉय होंगी, कैसे 8 लाख फौजों की तैयारी की जा रही है। और इसमें उन्होंने लिखा कि अगर हमने ये तैयारी ना की और ये फौजें डिसऑर्गेनाइज्ड मैनर के अंदर आई, तो फिर हम जब वो हार जाएंगे और टनल्स, पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स ये सारे हमारे जब तबाह हो जाएंगे। जर्मनी मिलिट्री रेडीनेस कंसर्न्स। आपको पता है जब ये अरब वर्ल्ड ने इजराइल के ऊपर हमला किया तो उसमें शिकस्त की सबसे बड़ी वजह क्या थी? शिकस्त की वन ऑफ द बिग रीजन ये थी, एक तो टेक्नोलॉजी गैप था ही था, लेकिन उससे बढ़कर डिसऑर्गेनाइज थे। पीछे कोई एक कमांड सेंटर नहीं, उधर से इराक की फौज आ रही है, उधर से जनाब मिस्र की आ रही है, उधर से जॉर्डन की आ रही, कोई पता नहीं है। मतलब एक पीछे मेन कमांड सेंटर नहीं है कि भाई इस वक्त इन्होंने हमला करना है, इस वक्त इन्होंने यहां पर जाना है, बस वो अपने अपने कमांड सेंटर से अटैक हो रहे हैं। तो डिसऑर्गेनाइज होना ये सबसे बड़ा आप कह लें कि फेलियर है। तो अब ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, जर्मनी के जो जनरल्स हैं वो ये बात कर रहे हैं कि अब जर्मनी को अपनी जो अप्रोच है उसको बदलना होगा, और अब हमें बाकायदा वार की तैयारी करनी होगी। उन्होंने कहा कि कई दहाइयों तक हमने जंग के बारे में नहीं सोचा। भाई वर्ल्ड वॉर हुई ना, दूसरी में बहुत बुरे तरीके से हारे, फिर जो इनके ऊपर मुआहदे हुए, $270 बिलियन इन्होंने पे किए हैं, तो फॉर टू लॉन्ग हमने वॉर के बारे में नहीं सोचा, बट वी नीड टू थिंक अबाउट द वॉर अगेन। अब हमें जब जंग की तरफ सोचना होगा, क्योंकि जो सूरत हाल पैदा हो रही है। नेटो असेसमेंट ऑफ रशियाज कैपेबिलिटीज, बड़ी तेजी के साथ रशिया अपनी कैपेबिलिटीज बढ़ा रहा है, अपना असलहा, उसका स्टॉक पाइल, ड्रोन प्रोडक्शन बढ़ा रहा है, और उसके जो ट्रूप्स हैं वो 1.5 मिलियन तक जब वो पहुंच चुके हैं, और उसकी एयरफोर्स ऑलरेडी ऑपरेशनल है। तो इधर यूरोप का तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी कुछ देर पहले जब आज लंदन टाइम्स ने क्या लिखा है, लंदन टाइम्स ने यह लिखा है जर्मनी को इमीडिएटली मजीद पब्लिक फंडिंग जो है मिलिट्री स्ट्रेंथ में लगानी चाहिए। यह बिल्कुल यूरोप का सबसे बड़ा सवाल साबित होगा। आप जंगों में जाना, ऑलरेडी इकोनॉमिक क्राइसिस है और लोग जंगों के बहुत खिलाफ है जर्मनी में। मतलब वो कनाडा में जो उन्होंने रिक्रूटमेंट का जो उन्होंने नोटिस दिया था कि इतने होने चाहिए, जो उनका टारगेट था वो पूरा नहीं हुआ, उतने लोग भर्ती नहीं कर सके, ना जर्मनी में ना कनाडा में। ये सूरत हाल है। तो लोग बिल्कुल जंग में नहीं जाना चाहते, क्योंकि ये गैर जरूरी है, कोई जरूरत नहीं है इस जंग की। ये एक अननेसेसरली एक आप कह लें कि खुद छेड़ी गई जंग है, जिसको आसानी से रोका जा सकता है। तो लंदन टाइम कह रहा है कि जर्मनी को पैसा पब्लिक फंड से निकाल कर उधर लगाना चाहिए। ये तो यूरोप के लिए और ज्यादा नुकसानदेह साबित होगा। बहरहाल गार्डियन ने लिखा है कि वेस्ट जो है वो पहली बार रशिया और चाइना के सामने अपने नैरेटिव्स में हार रहा है।
तो हमें बहुत ज्यादा इस पर काम करना होगा। और उसमें आगे लिखा गया है कि ऑलरेडी ये काम शुरू हो चुका है कि वेस्ट को एज अ गुड गाय के तौर पर दिखाया जाए, और चाइना, रशिया, ईरान ये दुनिया के विलन है इस तरह से, और ये जो है वो अच्छे हैं और अब ये फ्रीडम के लिए लड़ेंगे। और अमेरिका कह रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स रिमेन्स ऑन हाई अलर्ट टू डिफेंड इटसेल्फ एंड एलाइज इन द रीजन। नॉर्थ कोरिया के हवाले से बात हो रही है। तो ये इस वक्त की सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर की। आपने राज आगाह करें। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।